मैंने इसको कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है, जो इसका दो टॉपिक बचा हुआ था। देखो एक बॉयंसी था और एक डेंसिटी है, ठीक है। देखो देखो बॉयंसी, देखो बॉयंसी क्या होता है कि व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड, द लिक्विड एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन द बॉडी, ठीक है। अगर किसी भी बॉडी को, अगर किसी भी बॉडी को हम लोग, सपोज करो एक बॉडी है, ठीक है, सपोज करो एक ये बॉडी ए है, ठीक है, इसको हम लोग इस लिक्विड पे हम लोग इमर्ज करते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर इस बॉडी पे ध्यान से देखो, when a body is immersed in liquid, the liquid exerts an upward force on the body called the upthrust or buoyant force। इसमें क्या होता है, अगर हम कोई भी बॉडी को हम लोग लिक्विड में अगर हम लोग प्लेस करते हैं, इसको बॉडी को हम लोग प्लेस करेंगे, अगर इस पे जो अपवर्ड फोर्स लगेगा ना, उसी फोर्स अपवर्ड फोर्स को हम लोग कहेंगे buoyant फोर्स, buoyant फोर्स, ठीक है, buoyant फोर्स। इसका अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। व्हेन ए बॉडी, when a body is immersed in a liquid, immersed in a liquid, exerts an upward force on the body is called buoyant force, ठीक है, इज कॉल्ड buoyant force, और इसको हम लोग बोलेंगे अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट फोर्स, ठीक है, इसको बोलेंगे अपथ्रस्ट, ठीक है। When a body is immersed in a liquid, exerts an upward force on the body, उस अगर बॉडी पे जो अपवर्ड फोर्स लगेगा, उस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, buoyant फोर्स कहेंगे, ठीक है, ठीक है। आप कभी देखना, आप ध्यान देना, अगर कोई भी जैसे घर पे जो बाल्टी होता है या वाटर पे जहां पर भी देखना पानी रखा हुआ, ठीक है, आप उसमें क्या करना, मग लेना, ठीक है, मग को अगर देखना, अगर आप उस पे उल्टा करके अगर प्लेस करते हो तो देखना एक अपवर्ड फोर्स भी आता है, लगता है हमें लिक्विड की तरफ से, है ना। तो वही वो फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, buoyant फोर्स कहेंगे, ठीक है। और इसका जो फैक्टर क्या क्या रहेगा, अगर फैक्टर अफेक्टिंग अपथ्रस्ट, या तो क्या क्या फैक्टर है, अगर किस चीज पे इफेक्ट पड़ेगा, अगर लार्जर वॉल्यूम होगा, लार्जर वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम, लार्जर वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी submerged in the liquid, greater is the upthrust, greater is the upthrust, ठीक है। लार्जर वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड इन द लिक्विड, अगर वो वॉल्यूम क्या होगा, जो बॉडी का वॉल्यूम ज्यादा होगा, लार्जर होगा, सबमर्ज, उसको अगर लिक्विड हम लोग करेंगे तो उसका जो अपथ्रस्ट भी होगा वो भी ज्यादा होगा, ठीक है। ये डेफिनेशन लिख लिए, ये वाला डेफिनेशन पार्ट लिख लिया आप लोग? यस सर। ओके, नोट करो, खुद नोट करो, ये डेफिनेशन नोट करो। कौन कौन सा फैक्टर है जो अपथ्रस्ट में इफेक्ट करता है, ठीक है। फैक्टर्स क्या क्या है, पहला फैक्टर हो गया लार्जर वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड इन द लिक्विड, ग्रेटर इज द अपथ्रस्ट, ठीक है। दूसरा है जो नेक्स्ट पॉइंट है
वो है larger the density of the liquid अगर डेंसिटी ज्यादा रहेगा उस लिक्विड का, अगर डेंसिटी ज्यादा रहेगा देन ग्रेटर इज द अपथ्रस्ट। ठीक है, अपथ्रस्ट। इसको एग्जांपल से समझो, एक एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। जैसे अ बॉडी वेट इज 300 न्यूटन, ठीक है। एक बॉडी है जिसका कितना है वेट 300 न्यूटन, ठीक है। बॉडी का वेट कितना है 300 न्यूटन और इन एयर। अब इसको हम लोग प्लेस नहीं किए लिक्विड पे, ठीक है। और 260 न्यूटन होता है उसका वेट व्हेन बॉडी इमर्ज इन लिक्विड। जब वो लिक्विड में हम लोग इमर्ज करते हैं तो उस बॉडी का वेट कितना हो जाता है 260 न्यूटन। तो हम 260 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पर जो बॉडी का कितना वेट लॉस हुआ है यहाँ पर 40 न्यूटन। 40 न्यूटन, क्योंकि लॉस ऑफ अगर निकालेंगे, लॉस ऑफ वेट निकालेंगे उस बॉडी का, तो क्या होगा वेट ऑफ द बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड। जो लिक्विड जब इमर्ज किए हैं तो उसका वेट कितना, वहां पर वेट कितना था 260, ठीक है, 260। तो ये हो जाएगा 300 न्यूटन माइनस 260 न्यूटन इज इक्वल टू 40 न्यूटन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब ये क्या है, लॉस ऑफ वेट ऑफ द बॉडी। कितना लॉस हुआ बॉडी का वेट 40 न्यूटन, ठीक है। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, और यहां पर अपथ्रस्ट कितना लग रहा है, अपथ्रस्ट ऑफ द बॉडी, उस बॉडी पे अपथ्रस्ट फोर्स है वो कितना लग रहा है, वो भी क्या है, अपथ्रस्ट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लॉस ऑफ द वेट। ये जितना वेट इसका लॉस हुआ है ना 40 न्यूटन, उतना ही उस बॉडी का जो अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है वही सेम है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। यस सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है डेंसिटी। तो डेंसिटी तो आप लोग पढ़ चुके हो। डेंसिटी क्या होता है बताइए, डेफिनेशन। मयंक श्रीवास्तव, डेफिनेशन बताइए, डेंसिटी का डेफिनेशन क्या होता है। डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट। मयंक, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक। मयंक, 25, सार्थक, अर्शित। सर आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है सर, आवाज जा ही क्लियर है रही ना, है। चलिए ठीक है। अर्शित, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक। डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, आप लोग पढ़े हो ना पहले। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, m अपॉन v। ये डेंसिटी का फॉर्मूला है, ठीक है। इट इज डिफाइंड एट द रेशियो ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम। और एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या हो जाएगा, इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी, एसआई यूनिट हो जाएगा इसका न्यूटन। क्या हो जाएगा। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, कुछ बोल रहे हैं।
न्यूटन। केजी पर मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब मास का केजी, वॉल्यूम का क्यूब। ठीक है, ओके। तो ये हो गया डेंसिटी। अब देखो, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ तक हो गया इसका टॉपिक क्लियर। डेंसिटी का आपको फॉर्मूला बस याद रखना है उसका, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं। चलो, आपको बताना है बस क्वेश्चन का, उसका मैं पूछूंगा सवाल, ठीक है। ये नोट कर लो ये वाला पॉइंट, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब। अच्छा, देखो यहाँ पर क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में देखते हैं। Which of the following objects do not have forces acting on them? Which of the following objects do not have forces acting on them? किस किस पे फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, किससे एक्ट नहीं हो रहा है? जो पहला है आपके पास, ठीक है। एन एप्पल hangs from a tree. B, the moon orbits around the earth. C, a book that is placed on the floor. And D, an aeroplane flies in the sky. बताइए, क्वेश्चन पढ़िए और उसका आंसर दीजिए, क्या होगा? सर ए और सी। इससे कोई एक ही आंसर है, ठीक है। सर सी। सी सी सर सी होगा। सी सी होगा। क्यों सी क्यों होगा? सर क्योंकि वो फ्लोर पे एक बुक रखा हुआ है, वो मोशन में नहीं है, उसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अच्छा, फोर्स नहीं लग रहा है, ओके। अच्छा, हम उसमें ए भी तो बोल सकते हैं, ए क्यों नहीं बोलेंगे बताओ तो? ए में क्या हो रहा है? में हैंग है। हाँ, तो हैंग है तो सर वो मोशन में है इसलिए। अच्छा, ट्री जब पेड़ उसमें जो लगा हुआ एप्पल लगा उसमें मोशन लग रहा है? नो सर। नो सर। फिर देखो, सबसे सिंपल ही आप देखो, ये आप ध्यान, ये वाला समझ रहे हो ना कि सी क्यों हो गया? ये इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, है ना। सी हो जाएगा। अब देखो सी क्यों होगा, सबसे इम्पोर्टेंट कि पहला क्या है, एन एप्पल हैंग फ्रॉम ए ट्री। अगर जो एप्पल में जो ट्री है हैंग रहा है, तो उससे कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना, यहाँ तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। यस सर। ठीक है, तो ये तो हम नहीं ले सकते, चलो इसमें फोर्स लग रहा है तो ये नहीं होगा। दूसरा, द मून ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ। द मून ऑर्बिट्स
अराउंड द अर्थ। इससे भी क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे भी लग रहा है ना, बिटवीन मून एंड अर्थ। मून और अर्थ पे क्या है, इसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद देखो लास्ट वाला पॉइंट, एन एरोप्लेन फ्लाइज इन द स्काई। जो हवाई जहाज जो फ्लाई करता है स्काई में, वो उससे कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे भी अप्लाई हो रहा है। और इससे क्या हो रहा है, इससे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है ना। ठीक है, यस क्लियर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, सी हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो इस तरह से एक पार्ट आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप नोट कर लो कॉपी में। ठीक है, अब देखो सारे लोग को रिस्पॉन्स देना है। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपको रिस्पॉन्स देना है। अर्चित, आप मेरी आवाज सुन रहे हो? अर्चित, चलो इस क्वेश्चन को नोट करो। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। सर हो गया। हो गया, यस सर हो गया। चलो बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन में देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन है जो इसमें यूनिट्स वाला में है। ठीक है, यूनिट्स का क्वेश्चन है। ठीक है, देखा। देखो जितने भी सारे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो ना, जितने सारे टॉपिक्स है, उसको बस आपको पॉइंट्स उसका है ना, उसी को याद रखना है। और जितने भी ओलंपियाड्स में क्वेश्चंस रहेंगे, चाहे एग्जाम्स में भी देखोगे ना, स्कूल के एग्जाम में भी, दोनों एग्जाम्स में भी आपको वो मेन मेन पॉइंट वाला जो होता है ना, एमसीक्यू वाला जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, वो बिल्कुल इसी बेस्ड रहेगा। आपको बस उसका मेन मेन पॉइंट्स आपको याद रखना है। ठीक है, और खास करके किसी भी जो कॉन्सेप्ट है उसका कंडीशन, किस कंडीशन में वो अप्लाई हो रहा है, ठीक है, वो आपको याद रखना है। देखो एक क्वेश्चन है, which of the correct metric units for friction and weight, which of the which are the correct metric units for friction and weight। ठीक है, वेट यूनिट्स है, क्या दिया हुआ है, ये फ्रिक्शन का हो गया, फ्रिक्शन, और यहां पर हम देखेंगे वेट का। फ्रिक्शन में पहला है न्यूटन, और वेट का है किलोग्राम। बी है ग्राम फोर्स, और ये हो गया न्यूटन। सी हो गया न्यूटन, फ्रिक्शन का हो गया उसका यूनिट, और वेट का भी यूनिट दे दिया है न्यूटन। और डी है हमारे पास जूल, और इसका हो गया किलोग्राम। ये यूनिट से रिगार्डिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप बताओ कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन होगा, बताओ ध्यान से पहले।
कोई हड़बड़ी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, बिल्कुल क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो। विच आर द करेक्ट मैट्रिक यूनिट फॉर मैट्रिक फ्रिक्शन मतलब सर? एंड वेट। ठीक है, दोनों फ्रिक्शन और वेट का दोनों का मैट्रिक मतलब क्या है, इसका दोनों के यूनिट क्या होगा? अगर फ्रिक्शन का यूनिट आपको पता होगा और वेट का यूनिट आप बताओगे, बताओ कितना होगा? न्यूटन किलोग्राम होगा, ग्राम फोर्स न्यूटन होगा, या न्यूटन न्यूटन होगा, या तो जूल किलोग्राम होगा? सर ग्राम किलोग्राम होगा, हाँ, न्यूटन और न्यूटन ही होगा। क्या नाम है आपका? सर मयंक। मयंक। मयंक कौन सा होगा, क्या बता रहे बोल रहे हो, बताओ। सर न्यूटन का न्यूटन होगा, ग्राम फोर्स का किलोग्राम होगा, फिर न्यूटन का ए, न्यूटन ही बी, होगा। सी या डी, कौन सा होगा? ओके, डी। आपका जो ऑप्शन है ना, ए में, ए का ऑप्शन में आपका है न्यूटन और किलोग्राम एक साथ है, बी का ऑप्शन में ग्राम फोर्स और न्यूटन एक साथ है, सी का है न्यूटन और न्यूटन, और डी का है जूल और किलोग्राम। क्या हो जाएगा? सर बी ग्राम फोर्स एंड न्यूटन। सर न्यूटन एंड न्यूटन। अच्छा, ग्राम फोर्स। ये न्यूटन और न्यूटन कौन बोल रहे हैं? सर मयंक। अच्छा, मयंक। ओके, ग्राम फोर्स और न्यूटन कौन कौन बोल रहे हैं, बताओ इससे कौन एग्री कौन करते हैं, ग्राम फोर्स और सर न्यूटन? अर्षित हम। ओके अर्षित, ग्राम फोर्स और न्यूटन ना। देखो यस सर। इसका जो आंसर है ना, ये है आपका मयंक, बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही है, न्यूटन और न्यूटन हो जाएगा। न्यूटन और न्यूटन होगा। कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। देखो, फ्रिक्शन क्या है हमारे पास, फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन हमारे पास, फ्रिक्शन एक फोर्स होता है। फ्रिक्शन क्या होता है? फोर्स। और फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, है ना। फोर्स का यूनिट क्या होता है हमारे पास? यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? न्यूटन होता है, एम। ठीक है, अब मेरे को बताओ वेट क्या होता है? वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी, और एम इज इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है? फोर्स होता है। फोर्स इक्वल टू एम जी, पढ़े हो ना? यस सर। फोर्स इक्वल टू एम जी। तो फोर्स का, तो इसका क्या हो जाएगा यूनिट? न्यूटन। तो देखो क्या हो जाएगा, न्यूटन और न्यूटन, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, रीजन क्या है? फ्रिक्शन एक फोर्स है, ठीक है, और वेट भी हमारा फोर्स है। वेट का हम यूनिट ये नहीं लिखेंगे किलोग्राम ना, वेट का हमारा क्या होगा? न्यूटन। लेकिन यहाँ तो न्यूटन दिया हुआ, लेकिन यहाँ ग्राम फोर्स, ये तो नहीं होगा। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है, और फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, क्लियर है ये वाला? इसको नोट कर लो क्वेश्चन को। क्या, हाँ कोई कुछ बोल रहे, बोलिए। इसको क्वेश्चन को नोट करो। सर हो गया। हो गया ना? यस सर हो गया। ये बात है। चलो ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इरेज कर दूं? सारे लोग नोट कर लिए ना? यस सर। ओके, चलो ये वाला बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इसको करना। ठीक है, इसको बिल्कुल समझना। ठीक है, समझ के फिर उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास, देखो 3 डायग्राम है। ठीक है, मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है,
ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहाँ तक डिस्टेंस। ये हो गया ये है 15 सेंटीमीटर। और हो गया एक 18 सेंटीमीटर। ये है इसका डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे 15 है, ये यहाँ पे 15, 10, 18, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, ये हमारा मैग्नेट है, ठीक है, ये हमारा क्या है, मैग्नेट है, ठीक है। ये दोनों जो लगा हुआ ना, ये क्या हमारा मैग्नेट है, ठीक है। क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फोर्स कॉज द स्प्रिंग टू एक्सटेंड इन द डायग्राम अबव, ठीक है, विच टाइप ऑफ फोर्सेस कॉज द स्प्रिंग टू एक्सटेंड in the diagram above, diagram above कौन सा फोर्स एक्सटेंड होगा, ठीक है। जो पहला है आपके पास ऑप्शन है, देखो 4 फोर्स है, इसमें एक से ज्यादा भी सही हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन में ए है आपके पास इलास्टिक फोर्स एक्सर्टेड, इलास्टिक फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग, बी है आपके पास मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द आयरन बॉक्स। सॉरी, ये देखो, ये आपके पास ना ध्यान से देखना, ये मैग्नेट है आपके पास, ठीक है, और ये है आयरन बॉक्स है आपके पास, ठीक है, आयरन बॉक्स, ये आयरन बॉक्स है, ये भी आयरन बॉक्स है, ठीक है, और ये आपके पास मैग्नेट है, ठीक है। तो 3 स्प्रिंग लगा हुआ है, ये आयरन बॉक्स है, ये भी आयरन बॉक्स है, ओके। पहला है इलास्टिक फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग, दूसरा है मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द आयरन बॉक्स, एक्टिंग ऑन द आयरन बॉक्स, ठीक है। सी है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स acting on the iron box, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है डी है हमारा फ्रिक्शन फोर्स acting between the iron box and the magnet। क्या क्वेश्चन है, देखो 3 स्प्रिंग है, पहले स्प्रिंग का जो यहाँ पे देखो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर तक है, ये एक्सटेंड होकर कितना है 15 सेंटीमीटर, और ये आयरन बॉक्स लगा हुआ है, और यहाँ देखो 18 सेंटीमीटर है, ये आयरन बॉक्स है, उसके बगल में प्लेस किया गया है, एक मैग्नेट प्लेस किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फोर्स कॉज्ड द स्प्रिंग द एक्सटेंडेड इन द डायग्राम अबव, कौन कौन सा फोर्स होगा जो एक्सटेंड करेगा इस स्प्रिंग को, ठीक है। और इस पे एक ऑप्शन से ज्यादा भी ऑप्शन सही हो सकता है, मैं ये भी बता दिया हूँ, ठीक है। अब आपको बताना है, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, कोई क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है, वर्ड पूछ लो, बताइए ना। डी वाला है, देखो डी पहला, हाँ चारों ऑप्शन में पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से पढ़ना। इलास्टिक फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग, इलास्टिक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है स्प्रिंग पे, ये हो सकता है कि मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द आयरन बॉक्स, इस आयरन बॉक्स पे क्या मैग्नेटिक फोर्स एक्ट हो रहा है। तीसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द आयरन बॉक्स, क्या इस आयरन बॉक्स में ग्रेविटेशनल फोर्स
एक्ट कर रहा है, और चौथा है फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन द आयरन बॉक्स एंड द मैग्नेट। आयरन बॉक्स और मैग्नेट के बीच में क्या फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है? ये हो गया आपके पास 4 ऑप्शन, एक से ज्यादा भी ऑप्शन सही हो सकता है, आप बिल्कुल सोच समझ के आंसर दो, ठीक है। सर डी, सर ए एंड बी, सर ए एंड बी, सर सी और डी, सर सी और डी, ए और बी। ओके, ए और बी सर कौन ए कौन एंड बोल बी, रहा है? सर मयंक। सर अर्शित, सर सी और डी, कौन सा बोल रहे हो बताओ? सर अर्शित, हाँ अर्षित, कौन सा आपका ऑप्शन कौन सा है बताओ? ए एंड बी, ए एंड बी आपका भी है, और मयंक आपका भी ए एंड बी है ना? यस सर। ओके ओके, और बाकी लोग, सर सी और डी, बाकी बताइए। सर सी और डी, सी और डी, सी और डी कौन बोल रहे हैं आप, नाम आपका? सर ए और बी, सर रोहित, सर बीसी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी और सी। ये हो जाएगा आंसर इसका। ए और बी बोले कुछ लोग सी और डी बोले, ठीक है। सर बीसी। और कोई किसी का ऑप्शन अदर? सर बीसी। तो इसका जो आंसर होगा ना, वो आंसर होगा आपका, आंसर जो होगा बी एंड सी हो जाएगा। बी और सी ये दोनों आंसर होगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहला है इलास्टिक फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग। स्प्रिंग पे क्या है कि इलास्टिक फोर्स अगर क्या होता है, स्प्रिंग पे अगर हम लोग स्प्रिंग को अगर खींचते हैं तो क्या होता है, इलास्टिक फोर्स उस पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ तो ये वाला पॉसिबल है कि ये देखो आयरन बॉक्स है तो ये करेगा, एक्सटेंड करेगा, तो ये क्या होगा, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में भी जाने का कोशिश करेगा, इस पे भी वही कंडीशन है। लेकिन यहाँ पर मैग्नेट है, तो मैग्नेट है क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से आयरन वो इलास्टिक फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर इलास्टिक फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग ये नहीं होगा, यहाँ पर ये फोर्स अप्लाई नहीं होगा इस स्प्रिंग में, ठीक है। और ये क्या है, ये अपने तो ओरिजिनल प्लेस में है, ये एक्सटेंड ही नहीं किया है। अगर कोई स्प्रिंग एक्सटेंड नहीं किया है तो वो ओरिजिनल शेप में कैसे आएगा, है ना। और ये तो ओरिजिनल शेप में है, लेकिन ये आयरन बॉक्स की वजह से जो एक्सटेंड हुआ है स्प्रिंग, और ये एक्सटेंड हुआ स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग, लेकिन ये अपने ओरिजिनल शेप में जाना चाहता है, ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो एक्सटेंड नहीं हो पा रहा है, ओरिजिनल शेप में नहीं हो पा रहा। तो क्या होगा, इस पे क्या अप्लाई हो रहा है, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द आयरन बॉक्स। इस आयरन में कौन सा फोर्स हो रहा है, मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द आयरन बॉक्स। आयरन बॉक्स क्या है, अगर देखो, ये अगर देखो सिंपल सा बात है, ये देखो ये स्प्रिंग है, ठीक है, या आयरन बॉक्स है, तो ये अगर जो एक्सटेंड कर रहा है आयरन जो है स्प्रिंग, तो देखो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लग रहा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है। जिस तरह एप्पल, अगर जो एप्पल होता है जो पेड़ में लगा रहता है, देखो वो भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लगा रहता है ना, वहां तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, उसी तरह यहाँ पर भी है क्या, इस आयरन बॉक्स में ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है। चौथा जो पॉइंट है, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन एक्टिंग द आयरन बॉक्स एंड द मैग्नेटिक। अब एक बात बताओ, ये आयरन बॉक्स है और मैग्नेटिक है, तो एक बात बताओ, इन दोनों में फ्रिक्शन कैसे लगेगा। फ्रिक्शन वहीं पर पॉसिबल है ना जहां पर सरफेस है, अगर सरफेस ही नहीं है तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, समझ रहे हो ना। हवा में तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा ना, नो सर। समझ रहे हो मैम। यस सर। ठीक है, तो देखो ये क्या है, ये हम लोग क्या है मैग्नेटिक, तो ये हो रहा है, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होगा, तो इसलिए हमारे पास दो ऑप्शन होगा, क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द आयरन बॉक्स, और दूसरा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द आयरन बॉक्स, ठीक है। यस सर। आपको क्या करना है, अब देखो सिंपल सा, अब इस क्वेश्चन का फॉर्मेट देखो, इस क्वेश्चन के थ्रू ना आप और भी सारे क्वेश्चन बना सकते हो, कैसे मैं बताता हूँ। यहाँ पर कौन कौन सा 4 फोर्स है ना, इलास्टिक फोर्स,
इलास्टिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, और ग्रेविटेशन फोर्स। ये 4 फोर्स में देखो, अगर आपको पता रहेगा कि इन चारों फोर्स हम कहाँ कहाँ एक्ट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, किस कंडीशन में, तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन सॉरी, तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उस किस कंडीशन में अप्लाई होगा, ये आपको अच्छे से थ्योरी पढ़ना है, ठीक है। ये आप थ्योरी बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। इलास्टिक फोर्स हम कहाँ यूज कर सकते हैं, तीसरा हम मैग्नेटिक फोर्स कहाँ यूज कर सकते हैं, किस कंडीशन में कर सकते हैं, और चौथा हमारा हो गया, चौथा कौन सा हो गया हमारा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो इलास्टिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स, इसके बारे में जरूर आप लोग कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ के रखिएगा, और भी सारे क्वेश्चंस मिलेगा। आज मैं ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं करा पाऊंगा क्लासेस में, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, और भी अभी क्वेश्चन देखेंगे, 1-2 क्वेश्चन देखेंगे। बाकी को क्वेश्चन ना मैं आपको लोगों को ऐप में आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो भी इसका इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, आप उसको फिर अपना डीपी भी मिल जाएगा, आप उसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। इसको नोट कर लो, अगर किसी ने नोट नहीं किया है तो नोट कर लो। सर हो गया। हो गया? यस सर, हो गया। ओके ओके। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग चल देखते हैं, ठीक है। देखो मैं डायग्राम बता रहा हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, ठीक है। बाकी उसका क्या आंसर होगा आपको बताना है, ठीक है। एक डायग्राम में बनाता हूँ। ये एक मैग्नेट है, ठीक है। और ये एक है पेपर क्लिप है, पेपर क्लिप, जो हम लोग पेपर क्लिप लगाते हैं ना वो है, ठीक है। और ये इसको इस तरह मूव कर रहा है, ठीक है। व्हेन ए क्वेश्चन है, व्हेन आर्यन प्लेस द मैग्नेट एट द टॉप ऑफ द रैम्प, और ये क्या है, एक रैम्प है, तो रैम्प बोलेंगे, ठीक है। शो इन द डायग्राम द पेपर क्लिप मूव्ड अप द रैम्प एंड बिकम अटैच्ड टू द मैग्नेट, ठीक है। पेपर क्या हो रहा है, क्लिप इसको मूव कर रहे हैं इस वर्ड में, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, अटैच कर जा रहा है मैग्नेट के साथ, ठीक है। तो क्वेश्चन बोला है क्या, व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पेपर क्लिप एज इट मूव अलोंग द रैम्प, what are the forces acting on the paper clip as it moves along the ramp। कौन कौन सा फोर्स अप्लाई यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं, तो देखो इसमें भी क्या है, किसमें कि एक से ज्यादा आंसर हो सकता है। तो पहला है फ्रिक्शनल फोर्स, बी
मैग्नेटिक फोर्स, सी इलास्टिक पोटेंशियल फोर्स, और डी हो जाएगा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ये मैग्नेट है, पेपर क्लिप है, रैंप है। अगर पेपर क्लिप को इस वर्ड अलोंग इस रैंप के थ्रू मूव करेंगे तो व्हाट आर द फोर्स एक्टिंग ऑन द पेपर क्लिप, इस पेपर क्लिप पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट होगा ये आपको बताना है, ठीक है। सर मैग्नेट वहाँ चिपका हुआ है। मैग्नेट, हाँ मैग्नेट को प्लेस किया हुआ है, ठीक है। स्लाइडिंग मोम, देखो रैंप है ना, रैंप स्लाइडिंग मोम है, ठीक है। इसको मैग्नेट यहाँ पर प्लेस किया गया और पेपर क्लिप को क्या किया है ना, मूव कर रहा है। देखो तो पेपर क्लिप में कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है ना, वो आपको बताना है। तो पहला देखो 4 इसमें ऑप्शन है, ये तो हो गया आपका हिंट दिया, और मेन इसका ऑप्शन है ओनली बी, या सिर्फ बी होगा। बी ऑप्शन देखेंगे, बी है आपका बोथ ए एंड डी, या ए और डी होगा। सी आपका हो जाएगा ए बी डी एंड डी, और डी हो गया आपका ऑप्शन डी में है आपका ए बी सी एंड डी, ये चारों होगा। देखो क्वेश्चन को समझो पहले एक बार आराम से, फिर पढ़ो एक बार क्वेश्चन को अच्छे से। बात करो, तू बाकी से टीवी नहीं देख रही है। ऑप्शन सी सर, ऑप्शन बी सर सी। ऑप्शन सी। ओके ऑप्शन बी, ओके ऑप्शन सी। उसके अलावा सी। बाकी लोग बताइए। ऑप्शन सी। बाकी लोग ऑप्शन बी कौन बोल रहे हैं, बताइए नाम बताइए उनका। बी, ऑप्शन बी में कितने लोग एग्री थे? क्वेश्चन 1 कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। सी सर, सी। ऑप्शन सी। अच्छा ऑप्शन बी अभी बोले थे ना, वो बोलिए, बी कौन बोले थे? तो देखो इसका क्या हो जाएगा, जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। यस सर। ठीक है ऑप्शन सी, ठीक है। अच्छा ऑप्शन सी क्यों, अच्छा रीजन बताएंगे। अच्छा मयंक आप बताओ क्यों हुआ ए बी डी, हम क्यों लिखे हैं बताओ, फ्रिक्शन फोर्स अलग ये क्यों लिखे हैं बताओ। सर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है पेपर क्लिक और मैग्नेट के बीच, वो चिपक रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है इसलिए। ओके। और मैग्नेट नीचे आ रहा है, स्लाइड कर रहा है रैम, तो वो नीचे आ रहा है इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके। और फ्रिक्शन का सर नहीं पता हूँ, फ्रिक्शन हम ए बी और डी के साथ थे, लेकिन बी और डी एक साथ नहीं था इसलिए हम ए बी बोले। ओके ए और बी बोलना, ओके चलो कोई नहीं। अच्छा एक बात बताओ, देखो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स है, मैं आपको पहले ही बताया क्या कि रैम में प्लेस किया गया है, तो वो क्या है, किसी भी सरफेस पे प्लेस किया तो फ्रिक्शन हो रहा है ना, मूव कर रहा है। सर पेपर क्लिप ऊपर आ रहा है इसलिए फ्रिक्शन। हाँ अर्शित ना। सर पेपर क्लिप ऊपर आ रहा है इसलिए फ्रिक्शन बना रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पेपर क्लिप अगर ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन इधर हो रहा है ना, और मैग्नेट उसको खींच रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स। ओके। और ग्रेविटेशनल फोर्स उन दोनों के बीच में है।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेविटेशनल फोर्स, वेरी गुड। सर कुछ हाइट, वो मैग्नेट कुछ हाइट पे है ना, इस वजह से। हाँ वेरी गुड, क्योंकि कुछ हाइट पे है, अगर किसी हाइट पे होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तभी तो एक्ट होगा ना, हाइट पे रहेगा तो, है ना। ठीक यस है, सर। तो ए बी डी हमारा ऑप्शन हो गया, समझ रहे हैं, क्लियर है। ठीक है, यस देखो सर, इससे यस क्या सर। इस क्वेश्चन से क्या क्लियर हो रहा है, इस सब क्वेश्चन से क्या क्लियर हो रहा है कि हम फ्रिक्शन फोर्स के बारे में थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम अच्छे से समझ रहे हैं एग्जांपल के थ्रू, और हम कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में भी समझ रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि देखो क्वेश्चन तो पढ़ रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन के थ्रू और भी क्वेश्चन सॉल्व होने का तरीका सीख रहे हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, और इसके रिगार्डिंग और भी कोई क्वेश्चन रहेगा ना, कि अगर जैसे कोई फ्रिक्शन फोर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन रहेगा, मैग्नेटिक फोर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको वो सब क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अच्छा, एक रबर टायर होता है ना जो गाड़ी में लगाया जाता है, टायर, उसका मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन है। अच्छा नोट कर ये क्वेश्चन ना कर लो। यस सर। अच्छा चलो नोट करो जल्दी से, इसको नोट करो। यस सर। कर लियो ना, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो डायग्राम है, देखो अगला जो क्वेश्चन है, देखो अगला जो क्वेश्चन है, एक डायग्राम में बना रहा हूँ, उसको ध्यान से देखो। ठीक है, वो है, ये एक डायग्राम है रबर टायर का। ठीक है, रबर टायर का है। ठीक है, अच्छा कुछ टायर में देखोगे, देखना जो टायर होता है तो उसके बीच में थोड़ा सा बिल्कुल खाली जगह रहता है, बिल्कुल ऐसे यस छोटे, सर। होता है ना, बहुत सारे गाड़ियों में देखना, फोर व्हीलर पे जरूर देखना, फोर व्हीलर यस पे सर। जो गाड़ी का जो टायर होता है ना, जो बीच में खाली जगह छोड़ दिया था। ठीक है, टायर के बीच में अगर देखोगे, अगर मैं इसको इस फॉर्मेट बना रहा हूँ, देखो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड में, अगर हम लोग सामने से देखते हैं फ्रंट व्यू में, तो फ्रंट व्यू में अगर देखेंगे इस तरह बना रहेगा। ठीक है, वो टायर है, समझ लो ये टायर है इस तरह। उसके बाद क्या होगा, ये बीच में जो होगा ना, बीच में होगा, ये जो बीच का जो गैपिंग है ना, ये बिल्कुल खाली होता है ना कुछ कुछ टायर में। यस सर, होता ठीक है। है, क्वेश्चन बोला गया दीज देयर आर डीप ट्रेड ऑन द टायर बिकॉज दे, क्यों होता है, रीजन पूछ रहा है क्यों होता है। पहला जो ऑप्शन है, इंक्रीज द स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द कार बी है आपका पास, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मटेरियल आर यूज्ड
enable the tire to move smoothly, और लास्ट है इंक्रीज फ्रिक्शन। क्वेश्चन समझ गए ना क्या बोला है कि जो टायर Yes, के sir. बीच में जो डीप थ्रेड है ना वो क्यों बनाया गया? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। इंक्रीज द स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द कार, दूसरा है रिड्यूस द अमाउंट ऑफ द मटेरियल यूज, जिसमें अमाउंट कम करने, इनेबल द टायर टू मूव स्मूथली के लिए, या तो इंक्रीज। कौन डी। सर दो ऑप्शन, हाँ क्या बोले? दो ऑप्शन हो सकता है सर। बी। सर दो ऑप्शन हो सकता है। नहीं, 2 नहीं होगा, इसमें एक ही ऑप्शन। हाँ तो सर डी, सर डी। डी। अच्छा 2 ऑप्शन। हाँ सर। अच्छा 2, अगर सपोज करो मैं 2 ऑप्शन के लिए बोल रहा हूँ तो आप 2 कौन सा बोलोगे बताओ? आप 2 ऑप्शन बोल रहे हैं ना, 2 ऑप्शन कौन सा बोल? नहीं सर, हम पूछ रहे थे कि ऐसा भी है तो कुछ तो और होगा। ओके। नहीं तो सर डी, डी। हाँ डी होगा, डी। बी किस हाँ सर, डी। ने बताया? बी बोलो, बताओ। सर अर्षित। अच्छा अच्छा, सर हम डी को मयंक बोल रहे हैं। ओके। देखो डीप थ्रेड क्या है? डीप थ्रेड ऑन द टायर जो है ना, वो क्या करता है? इंक्रीज फ्रिक्शन। बिल्कुल सही बोले, क्योंकि इंक्रीज फ्रिक्शन कर रहा है ना। अब दूसरी चीज, द रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मटेरियल यूज। अगर उसको अमाउंट को रिड्यूस करना होता, अगर कंपनी को उसको बचाना है, किसी भी कंपनी का जो टायर होता है अगर बना रहा है, आप एक बात बताओ, तो उसको अगर उसका मटेरियल यूज कम ही करना था तो वो टायर थोड़ा सा डिफरेंट वे में नहीं बना पाता, दूसरा तरीके से टायर नहीं बना पाता, है कि नहीं? जब उसको यूज ही कम करना था टायर में, है ना? तो ये तो पॉसिबल नहीं है बिल्कुल, ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही नहीं है पॉसिबल है, ठीक है। दूसरा क्या? इंक्रीज द स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द कार, पॉसिबल नहीं है। इंक्रीज फ्रिक्शन, देखो इंक्रीज फ्रिक्शन क्यों हो रहा है? इंक्रीज फ्रिक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, रफ सरफेस में क्या होता है कि मोर फ्रिक्शन होता है। जो रफ सरफेस पे होता है क्या होता है, उसमें मोर फ्रिक्शन अप्लाई होता है ना? इसीलिए यहाँ पर यूज किया गया है। और इसकी वजह से क्या होता है? चेंज ऑफ स्लिपिंग। अगर कोई भी गाड़ी, अगर यहाँ पर पॉसिबल क्या ना, स्लिप करने का पॉसिबल भी नहीं होगा। बाइक में भी देख सकते हो, बाइक में भी सेम चीज है। बाइक में भी ऐसे टायर आते हैं जो बीच में बिल्कुल होल रहता है ना? तो उससे क्या होता है कि रफ सरफेस जो होता है बिल्कुल रफ सरफेस होता है, और जो उससे होता है स्लिप करने का पॉसिबिलिटी कम होता है, ठीक है? स्लिप नहीं करेगा वो टायर। सर 5 बज गया है सर। अच्छा, सुमित सर। ओके सर, थैंक। ओके सर, ओके सर, ठीक है। चलो ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही क्वेश्चन। अच्छा